सरिता विहार में रमोला यादव की एक बड़ी कोठी थी। वो एक फेमस समाज सेविका थी। उसके पति सरकारी नौकरी से बड़े पद पर से रिटायर्ड थे। उसका एक बेटा रोहन था जो कि बड़ी कंपनी में काम करता था। वो एक संपन्न परिवार था। एक रोज पंडित एक मिडिल क्लास लड़की सौम्या का रिश्ता रमोला के अमीर बेटे रौनक के लिए लेकर आते हैं, जिसे देख रमोला कहती है, लड़की तो फोटो में अच्छी दिख रही है, बाकी हम मिलकर बताएंगे। रमोला अपने बेटे और पति के साथ सौम्या को देखने उसके घर पहुंची। सौम्या दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए उन्हें देखते ही पसंद आ गई। सौम्या को भी रोहन पसंद आ गया। सौम्या का परिवार भी इतने बड़े परिवार से रिश्ता जोड़कर बहुत खुश थे। अरे रेखा, बहुत बड़ा अमीर परिवार मिला है अपनी सौम्या को। हमारी बेटी राज करेगी वहाँ राज। अरे फिर तो वहाँ नौकर चाकर होंगे, हमारी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सच में रानी बनकर रहेगी वहाँ। हाय, फिर तो मेरा हनीमून ट्रिप फॉरेन का होगा, वहाँ बड़ा मजा आएगा। मैं तो स्विट्जरलैंड जाऊंगी। सौम्या तो अभी से स्विट्जरलैंड के सपने देखने लगी। वो बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद रोहन और सौम्या की शादी हो जाती है। अगले दिन सौम्या सुबह उठती है तो नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, लेकिन 2 मिनट में ही बाहर आकर अपने पति से पूछती है, सुनिए जी, बाथरूम में टूथपेस्ट नहीं है और ना ही साबुन। ओ अच्छा, तुम्हें नहाने जाना है? रुको मैं अभी लाता हूँ। रौनक अंदर जाता है, अलमारी में रखी नीम की टहनी और साबुन की जगह चिकना पत्थर ले आता है। ये क्या है जी? अरे तुम्ही तो अभी मांगा था साबुन और टूथपेस्ट। इसको करने से हमारे दांत और बॉडी दोनों साफ रहते हैं। हमारे पूर्वज तो यही इस्तेमाल करते थे, हम सब भी यही करते हैं, तुम भी करो। सौम्या चुपचाप वो लेकर बाथरूम में चली जाती है। फिर तैयार होकर रसोई में जाती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि वहाँ एक भी नौकर नहीं होता। कमाल है, इतना अमीर घर लेकिन नौकर एक भी नहीं है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। बहू, छत पर लकड़ियां रखी हैं, वो ले आओ और इस चूल्हे पर रोटी बना लो। माँ जी, चूल्हे पर? हाँ, इससे गैस की बचत होगी ना। देख बहू, ये जो तू कोठी देख रही है ना, ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाई। इसी तरह थोड़े थोड़े पैसे बचाए हैं, तब जाकर ये कोठी बन पाई है। अच्छा सुन, ये ले 4 आलू, इन्हें बना दे साथ में, सबके लिए 2-2 रोटी भी लगा दे। माँ जी, 4 आलू? हाँ, हम 4 ही तो हैं, 1-1 आलू की सब्जी सबके लिए काफी है। दरअसल यादव परिवार जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी था। रमोला ने कंजूसी कर कर के सबको अपनी तरह घर में कंजूस बना डाला था, और इन सब का खामियाजा बेचारी नई बहू सौम्या को भुगतना पड़ रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर सौम्या सबके लिए 2-2 रोटी के साथ थोड़ी सी आलू की सब्जी बनाती है। फिर नाश्ता करके सौम्या पगफेरे की रस्म के लिए रौनक के साथ अपने घर जाने के लिए तैयार होती है। सौम्या जल्दी आओ। जी बस आई, लगता है ये गाड़ी में मेरा वेट कर रहे हैं। लेकिन सौम्या जब बाहर गई तो रौनक ऑटो में उसका इंतजार कर रहा होता है। ऑटो? लेकिन गाड़ी कहाँ है जी? गाड़ी? हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। माँ और पापा कहते हैं कि ये सब फिजूल खर्ची है। हमें तो कहीं भी जाना हो तो हम बस या ट्रेन से ही जाते हैं। वो तो आज तुम पहली बार अपने मायके जा रही हो, इसलिए माँ ने ऑटो करने को कहा है, और साथ ही ये भी कहा है कि इसके बाद से बस में जाया करो, पैसे बचेंगे। हे राम। सौम्या ऑटो में बैठ जाती है, लेकिन उसको अपने अमीर परिवार की ये कंजूसी बड़ी खटकती है। लेकिन वो उस वक्त चुपचाप रौनक के साथ अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन बाद, रौनक, वैसे हम अपने हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है ये सब फालतू की चोचलेबाजी करने की। जाने दो ना रमोला, बच्चों का मन है तो। वो रौनक की बुआ है ना, कमला बुआ, अरे सीता बाजार वाली मेरी बहन, उनके यहाँ भेज दो। फ्री में इनका हनीमून हो जाएगा और होटल और खाने के पैसे बचेंगे वो अलग। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाऊंगी, लेकिन ये सीता बाजार लेकर जाएंगे। मम्मी, कहाँ फंस गई मैं, पैसे वाले लेकिन कंजूस ससुराल वालों के बीच। अगले दिन रौनक और सौम्या सुबह कमला बुआ के घर निकल जाते हैं। फिर 2 दिन रहकर वो वापस लौट आते हैं, लेकिन वहाँ भी सौम्या को काम ही करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रत्ना काकी उनके घर आती है। काफी देर बैठने के बाद जब रमोला उसे चाय के लिए नहीं पूछती, तो फिर काकी उससे कहती है, अरे रमोला, बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का, जरा बहू को कहकर 1 कप चाय तो बनवा दे। चाय? अच्छा, हाँ, अभी बोलती हूँ। सौम्या बहू, 1 कप चाय तो बना दे काकी के लिए। जी माँ जी, बस अभी लाई। लेकिन सौम्या देखती है कि घर में दूध तो है ही नहीं। वो अपनी सास को बुलाती है। माँ जी, जरा इधर आइए। माँ जी, घर में दूध खत्म हो गया है,
बस ये आधा सा गिलास बचा है, खत्म हो गया है, परसों ही तो लाई थी, खैर दिखा इधर। रमोला उस आधे गिलास दूध में 1 लीटर पानी डालती है और कहती है, ले अब तो बन गया ना 1 लीटर दूध, अब आराम से चाय बना। अपने ससुराल वालों की कंजूसी से सौम्या पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसकी सास 2 से ज्यादा रोटी बनाने ही नहीं देती, साथ ही सारा काम सौम्या से लेती, जिससे उसके शरीर में कमजोरी आना शुरू हो गई और एक दिन वो चक्कर खाकर बेहोश हो गई। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। देखिए, इनके शरीर में ठीक से खान पान न मिलने की वजह से काफी कमजोरी आ गई है। अगर ऐसा ही रहा तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए इनके खाने पीने पर पूरा ध्यान दिया जाए। सौम्या को खून चढ़ाया जाता है, साथ ही उसे कुछ दवाइयां भी दी जाती हैं, जिससे वो अब ठीक हो जाती है। लेकिन अपनी बेटी की ऐसी हालत देख उसके माता पिता कहते हैं, बस अब मैं और अपनी बच्ची को उस कंजूस ससुराल में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। क्या क्या सोचकर हमने अपनी बेटी की शादी करवाई थी कि बड़े घर में जाएगी तो खुश रहेगी, लेकिन यहाँ तो उसको खाने तक को ठीक से नहीं मिल रहा। चल बेटी, हम गरीब सही लेकिन कम से कम जिंदगी तो ढंग से जीना जानते हैं। हाँ पापा, अब मैं इस घर में ऐसे नहीं रह सकती जहाँ भूख मार कर जीना पड़े। ठीक होकर सौम्या अपने माता पिता के घर चली जाती है, लेकिन अब रौनक को और उसके माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और कुछ दिन बाद वो तीनों सौम्या को लेने उसके मायके पहुंच जाते हैं। माफ करना बहू, जो हमने तुझे इतनी तकलीफ दी। पहले हम गरीब थे तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, फिर पैसा कमाकर बचाने की आदत धीरे धीरे कब कंजूसी में बदल गई पता ही नहीं चला, और फिर मेरे साथ रहते ही आदत मेरे परिवार को भी लग गई। लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास है, तुम हमें माफ कर दो और हमारे साथ घर चलो। हाँ सौम्या, अब से वही होगा जैसा तुम चाहोगी। अब से उस घर में कोई कंजूसी नहीं करेगा। अब चलो हमारे साथ। हाँ सौम्या, अब हमें माफ कर दो और चलो अब घर चलो, वो भी ऑटो में नहीं बल्कि अपनी कार में। उन सब की बातें सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कार का नाम सुनकर बहुत खुश होती है। वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। सौम्या के माता पिता भी बहुत खुश थे। सौम्या अपनी नई गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल लौट आती है। रमोला अब उसके लिए काम वाली बाई भी रख देती है। साथ ही सौम्या को वो अब किसी भी तरह की रोक टोक नहीं करती। अब सौम्या का जो मन होता वो बनाकर खाती और सबको खिलाती। अब सौम्या अपने ससुराल में सबके साथ खुशी खुशी रहती है। जीती रहे, आखिर तूने कर दिखाया निशा। हाँ पापा। इतना कहकर निशा अपने सामने खड़े आदमी को सल्यूट करती है और तभी वहाँ खड़े सारे मोहल्ले वाले निशा और राम के लिए जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मोहल्ला गूंजने लगता है। तालियां रुक नहीं रही थी और उन तालियों को सुनकर राम कहीं खो जाता है। राम को याद आता है जब वो कॉलेज में था और गाना गा रहा था, तब पूरे हॉल में उसके लिए ऐसे ही तालियां बज रही थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, पर राम तो बस संध्या को ही देखे जा रहा था। ये कहानी है राम, संध्या और निशा की। उस दिन संध्या, संध्या, आज मेरी परफॉर्मेंस है, तुम आओगी ना? क्यों? मैं क्यों आऊं? तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी। संध्या और राम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। संध्या देखने में बहुत ही सुंदर थी और बहुत समझदार और संस्कारी भी थी। राम उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगा था। ये बात संध्या भी जानती थी, लेकिन राम उससे कह नहीं पाता था। उस दिन शाम को परफॉर्मेंस के बाद राम ने बड़ी हिम्मत करके संध्या से कहा, संध्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रहने दो राम, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। देखो, जो तुम सोच रहे हो ना, वो कभी नहीं हो पाएगा। पर दिक्कत क्या है? मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा हूँ, अच्छा गाना गाता हूँ, मेरे पिताजी नौकरी करते हैं, फिर तुम क्यों नहीं मान रही? मैं नहीं, मेरे पिताजी नहीं मानेंगे राम। वो एक छोटे से किसान हैं। वो चाहते हैं कि मैं और मेरी बहन पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें। और रही बात शादी की, तो वो कभी भी अपनी जात बिरादरी से बाहर जाकर मेरी शादी नहीं करेंगे। पर जमाना बदल गया है संध्या, अब ये जाति बिरादरी के बारे में मैं भी नहीं सोचती राम, पर मेरे पिताजी सोचते हैं। वो वैसे भी बीमार रहते हैं, मैं उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती। इतना कहकर संध्या वहां से चली गई। पर राम संध्या से बहुत प्यार करता था और हर हाल में उससे शादी करना चाहता था। संध्या के मना करने के बावजूद वो नहीं माना और किसी तरह संध्या का पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच गया।
शहर से लगे एक गांव में वो एक कच्चा मकान था। उस घर की हालत बहुत ही खराब थी। उस कच्चे घर को देखकर राम हैरान रह गया कि संध्या किस मुश्किल दौर से गुजर रही थी। वो जैसे ही घर के अंदर आया तो उसने देखा कि संध्या अपने पिता को दवाई पिला रही थी और उसकी छोटी बहन पास में ही चूल्हे पर खाना बना रही थी। राम, तुम यहाँ? मुझे बस तुम्हारे पिताजी से कुछ बात करनी है। कौन है संध्या? कोई नहीं बाबा, वो मैं राम हूं। नमस्ते। नमस्ते। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। जी, मैं आपकी बेटी संध्या के साथ कॉलेज में पढ़ता हूं। अंकल जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। इस घर की हालत देख रहे हो बेटा, मैं तुम्हें क्या दे पाऊंगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस संध्या को मेरे साथ भेज दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जिंदगी भर उसका ख्याल रखूंगा। मेरा ख्याल तो तुम रख लोगे, पर उसके बाद मेरी छोटी का क्या होगा? वो देखो, वो मेरी छोटी बहन है, अभी स्कूल में पढ़ती है। मैं कॉलेज के बाद काम करने जाती हूँ। जो पैसे कमाती हूँ उसी से पिताजी की दवाई और इस घर का खर्चा चलता है, समझे? इसीलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए मना कर रही थी और तुम सीधा मेरे घर चले आए। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं तुमसे क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकती। अब हम पर तरस खाओ और चले जाओ यहां से, प्लीज। राम वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पता नहीं था कि संध्या इतने बुरे हालात से गुजर रही थी, पर उसने भी ठान ली थी। अगली सुबह वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर संध्या के घर पहुंचा और उसे अपने साथ कॉलेज ले गया। शाम को संध्या के पिता के लिए उसने दवाइयां ली और फिर संध्या के साथ उसके घर पहुंचा। उस दिन राम सबके लिए बाहर से खाना लाया था। सबने मिलकर साथ में खाना खाया और फिर संध्या जब अपने काम पर चली गई तो राम उसकी छोटी बहन को पढ़ाने लगा। संध्या की छोटी बहन पढ़ने में बहुत होशियार थी। ये देखकर राम को बहुत अच्छा लगा। उसने हीरालाल के साथ ढेर सारी बातें की और फिर वो वापस अपने घर चला गया। अब तो राम इसी तरह हर रोज संध्या और उसके परिवार का ख्याल रखता। संध्या के साथ साथ उसके पिता और उसकी छोटी बहन भी उसे बहुत पसंद करने लगे थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन, राम, राम जल्दी से आओ, बाबा खून की उल्टी कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। राम बाइक से बहुत तेज संध्या के घर पहुंचा। उसने देखा कि हीरालाल की आखिरी सांसें चल रही थी। उसने फौरन एम्बुलेंस बुलाने के लिए अपना फोन निकाला, पर तभी हीरालाल ने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ पकड़कर संध्या के हाथ में रख दिया और कहा, अब मेरे पास समय नहीं है बेटा। वादा करो कि मेरी बेटी संध्या को पत्नी के रूप में और मेरी छोटी बेटी निशा को बेटी के रूप में हमेशा खुश रखोगे। मैं वादा करता हूं आपसे। इतना सुनते ही हीरालाल ने उन दोनों के सिर पर हाथ रखा और स्वर्ग से धार गए। कुछ दिनों बाद ही राम ने मंदिर में संध्या से शादी कर ली और वो संध्या और उसकी छोटी बहन को लेकर अपने घर चला गया। पर बिना दहेज की बहू और दहेज में आई साली देखकर राम के घर वालों ने उसे घर से बाहर कर दिया। तब राम ने एक घर किराए पर लिया और एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन ये सब इतना आसान कहाँ था। पड़ोसी उसे और उसकी पत्नी संध्या को ताने मारने लगे। अरे देखो तो कितनी बेशर्म है ये लड़की, अपने साथ अपनी बहन को भी ले आई। और देखो तो सही, दहेज के नाम पर बस एक साली आई है जनाब की। खैर मजे तो राम के हैं, बीवी के साथ साथ साली भी मिल गई। बाय वन गेट वन ऑफर मिला है इसे तो। राम, संध्या और निशा ने हर बात सुनी, पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। फिर उसी शाम, जीजा जी आप मुझे पढ़ा देंगे? जीजा जी नहीं, आज से तुम मेरी बेटी हो, मुझे पापा कहोगी। मैं आज से तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरी बेटी। ये वही पड़ोसी थे जो आज निशा और राम के लिए अब तक तालियां बजा रहे थे। उनकी तालियों में जैसे क्षमा याचना थी जो वो राम और संध्या से मांग रहे थे। तभी संध्या ने राम की तरफ देखकर कहा, आज तुमने अपना हर फर्ज निभा दिया। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम मिले। नहीं संध्या, मैं खुशकिस्मत हूं जो मुझे तुम जैसी पत्नी और निशा जैसी होनहार बेटी मिली, जिसने मेरा नाम रोशन कर दिया और लोगों के तानों को तालियों में बदल दिया। Thanks for watching.